और सी का सब पार्टनर है मिस्टर डी। थर्ड पार्टी को सी कहता है कि मैं सी का पार्टनर हूँ, ठीक है। तो क्या वो थर्ड पार्टी से लायबल होगा? वो तो पहले सी का पार्टनर है आप यार, पार्टनर सी का ही वो पार्टनर है ना। सी और सी का तो पूरा पूरा पार्टनर है वैसे देखा जाए, देखो उसके एसर का भी हिस्सेदार है, लेकिन वो फर्म का पार्टनर तो मेरे बच्चे देखो उसको पहले फर्म ने एज ए सब पार्टनर ऐड किया हुआ, बाकी की इजाजत से किया हुआ उसने। हाँ, अगर बाकी पार्टनर्स की मौजूदगी में वो ये कि मैं फर्म का पार्टनर हूँ, फिर मेरे बच्चे अदरवाइज तो सी का कोई ऐसे बंदा पार्टनर थोड़ी। जस्ट एग्जाम्पल, पहले से एक बंदा सब पार्टनर के तौर पे ऐड है, वो एक सिर्फ आप सी की मौजूदगी में उसको कह रहे हैं मैं पार्टनर, वो तो उसका तो पार्टनर है, फर्म का तो हम पहले नहीं मान रहे उसको ना, वो फर्म का पार्टनर ऐसे बनेगा। हाँ, बाकी पार्टनर्स की मौजूदगी में अगर कह रहा हूँ है कि सारे पार्टनर हैं वहां पे उनकी मौजूदगी में कह रहा हूँ कि मैं इनका पार्टनर हूँ, फिर तो हम समझ आती है कि यार तो पहले सब पार्टनर ऐसे तो ना बनाए उसको पार्टनर, फर्म का पार्टनर। मैंने एक क्वेश्चन हो रहा है। हाँ, एक पर्सन है, वो किसी पर्सन को ऑफर करता है मैं आपको जॉब देता हूँ, ठीक है। तो वो उसको ऑफर करता है मैं आपको जॉब देता हूँ, आप अपने पेरेंट्स से इसके बारे में पूछ लो, ठीक ठीक है। है, तो वो अपने पेरेंट्स से पूछना चाहता है। ये हम कल डिस्कस किया था। मैं बताया, वो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करने जाता है तो पीछे से वो किसी और को जॉब दे देता है, बिल्कुल दे इसकी सकते हैं, रेमेडी क्या होगी? कोई रेमेडी नहीं बच्चे, हमने डिस्कस किया था कि रूल्स क्या है कि एक्सेप्टेंस से पहले पहले ऑफर रिवोक हो सकती है, पेरेंट्स से पूछने जाना एक्सेप्टेंस नहीं है। हाँ, लेकिन उनका उस वक्त कॉन्टैक्ट तो बन गया था। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बना था? ओ भाई, उन्होंने ये कहा था अभी फैसला कर लो, जाके मशवरा कर लो अगर हमारे पास जॉब करना चाहते हो। इसने कल सवाल दिखाया था, उसने ये कहा था कि जाके अपने पेरेंट्स से बातचीत कर लो, फिर हमें बता देना कि जॉब करनी है कि नहीं। अल्फाज पढ़ लो ना उसके, 100 की किताब में ही है ना, है? तो अल्फाज पढ़ लो। और मैंने आपको कहा था कि इस तरह के बिल्कुल सवाल आया हुआ है मिलता जुलता, मैं शेयर करूंगा, कोशिश करूंगा 1-2 दिन में ताकि आपको पता चल जाए। ऐसे थोड़ी होता है यार, जो रूल है रूल है। ऐसा तो नहीं कि बंदा आप उसका उसका इंतजार का भी वेट करेगा, कुछ भी। और मैंने बड़ा वाजे करके बताया था, अगर मैं कहता हूं कि ये मोबाइल मुझसे खरीदो 10,000 रुपए का, मैं आपको 2 दिन देता हूं, मशवरा कर लो। मैंने आपको 2 दिन दिए और ये मोबाइल मैंने किसी और को 2 दिन से पहले भेज दिया है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। क्योंकि रूल क्या है, एक्सेप्टेंस से पहले पहले ऑफर, जब रूल बड़ा वाजे है, एक्सेप्टेंस से पहले ऑफर रिवोक हो सकती है। अभी आपने एक्सेप्ट तो नहीं किया था, तो मैंने भेज दिया किसी को, भाई आप क्या कर सकते हो उसमें। ये बिल्कुल वैलिड मेरे बच्चे, इसकी रेवोकेशन ऑफ ऑफर हो जाएगी, और मेरा ये बेचना बिल्कुल वैलिड है। कानून यही है कि खुद से जो मर्जी बना लो मेरे बच्चे, क्योंकि कुछ चीजें ज्यादा सौखी कर दी जाती। नहीं बेटा, चैप्टर नंबर 12। अच्छा मेरे बच्चे, चैप्टर नंबर 11 के अंदर हमने सीख लिया कि पार्टनरशिप होती क्या है, पार्टनर्स की टाइप्स क्या होती हैं, उसके बाद पार्टनरशिप की टाइप क्या है। और मैंने आपको कहा था पेपर पे जरा ध्यान रखना, अगर वो पूछे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स तो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स ही लिखना, ये ना हो वहां पे शिप समझ लो। अगर पार्टनरशिप है तो कुछ और है, और अगर खुदा ना खासा अगर ये थोड़ा सा लफ्ज गौर से ना पड़ा हुआ और कुछ और लिख कर आगे है, क्योंकि उस वक्त आपको पता है कि उसान साथ कम ही दे रहे होते हैं, उसान खता ही होते हैं अक्सर। नहीं बेटा। अच्छा, चैप्टर नंबर जो 12 होगा इसमें हम डिस्कस करेंगे पार्टनर्स के आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुकात, एक दूसरे के ऊपर जो राइट्स होंगे, एक दूसरे की जो ड्यूटीज होंगी, इन चीजों के बच्चे हम डिस्कस करेंगे। यानी कि अब हम बात करेंगे पार्टनर्स के आपस में उस कमरे के अंदर के मामला, एक दूसरे के ऊपर क्या लाइबिलिटीज हो सकती हैं, क्या राइट्स और ड्यूटीज हो सकती हैं। तो रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात। तो बड़ा पढ़ाने वक्त में अच्छे तरीके से दिए होते हैं, लेकिन अब गोली मारो जल्दी से वापस आओ। जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, कहते हैं जब पार्टनर्स की ड्यूटीज की बात करते हैं, और ये याद रखना जो एक पार्टनर की ड्यूटी होती है दूसरे पार्टनर का राइट है, सादी सी बात है, रूल ये ही ये कि ड्यूटी है दूसरे का क्या राइट है, जो दूसरे का राइट है वो पहले की ड्यूटी है। तो अगर हम यहाँ पे जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर बोल रहे होंगे, एक्चुअली ये जनरल राइट ऑफ पार्टनर्स भी है, इसको भी ये याद रखें। अगर ये पेपर में पूछ ले अच्छा वो राइट्स बताओ पार्टनर के जो चेंज नहीं होते, वैसे मैं कह रहा हूँ अगर ये ड्यूटीज के नाम पे है, लेकिन यही बाकी पार्टनर्स के क्या है, राइट है। कहते हैं जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, ये वो पार्टनर्स की ड्यूटीज हैं जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने बता रखी है। कहता है ये तो हर बंदा ड्यूटी परफॉर्म करेगा ही करेगा, आपस में वैसे पार्टनर जो मर्जी तय कर लें, वो डिपेंड करेगा आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। और जो आपस में तय करोगे उनको जैसे मर्जी बाद में चेंज भी कर लो, वो भी आपकी मर्जी है। लेकिन ये जो जनरल ड्यूटीज हैं, ये मेरे आपके कानून ने इंप्लीमेंट किए हैं, वो कहता है इनको आप आपस में बैठ के चेंज भी नहीं कर सकते, ये तो हर पार्टनर ने हर सूरत पूरी करनी है। तो ये जनरल ड्यूटीज मेरे बच्चे, इनको मैंडेटरी ड्यूटीज भी कहा जा सकता है। ये हैं कौन कौन सी मेरे बच्चे? सबसे पहले टू कैरी ऑन द बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, यानी कि जब आप कारोबार कर रहे होंगे सबका भला सोच रहे हैं वहां,
कोई पार्टनर अपना भला नहीं सोचेगा, ये नहीं सोचेगा कि सिर्फ मेरा फायदा हो जाए बाकियों का नुकसान हो जाए। अगर आप ऐसी बात कर रहे हो तो वहां पे जनरल ड्यूटी की खिलाफवर्जी कर रहे हो, और ना ही आपस में चेंज किया जा सकता। अगर पार्टनर आपस में ये तय कर ले भाई तू सिर्फ हर बंदा अपना अपना ही सोचेगा, ये कौन सी पार्टनरशिप? इस ड्यूटी को आप चेंज भी नहीं कर सकते। हर पार्टनर ने सारी फर्म का सोचना है, ना कि सिर्फ अपने आप का। इसके बाद कहता है ड्यूटी टू बी जस्ट एंड फेथफुल है। जैसे वो हमने एग्जांपल ली थी ना कि फर्म ने आपको कहा कि ऐसा करो, वो गाड़ी खरीद लो फर्म के लिए, है तो आपने अपने ही घर की गाड़ी जो कि 10 लाख की थी, आपने 20 लाख की फर्म को बेच दी, चलो पकड़ लो फर्म गाड़ी ले लो, मैं ले आऊँ सेकंड हैंड गाड़ी। तो कहने का मतलब उसने फर्म के साथ ही ट्रांजेक्शन करके 10 लाख रुपया कमा लिया। इसको आगे जो जाके डिस्कस करेंगे। फर्म के साथ जो ट्रांजेक्शन करके कमाओगे वो फर्म को वापस देना होता है, फर्म का नाम काम और कनेक्शन इस्तेमाल करके या प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके, ये आगे देखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपने इस ड्यूटी की खिलाफवर्जी की थी उस वक्त। अब इस ड्यूटी की खिलाफवर्जी हो रही तो मेरे बच्चों एक्चुअली ये काम कर ही नहीं सकते थे आप, तो फर्म को वापस करना होता। खैर उसके बाद ड्यूटी टू बी जस्ट एंड फेथफुल, आपने ईमानदारी बरतनी है सबके साथ, है कोई बेईमानी नहीं करेगा। खुद सोचो ये ड्यूटी चेंज हो सकती है, हो ही नहीं सकती, कि कोई बंदा बेईमानी भी कर ले। उसके बाद ड्यूटी टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स, जिस बंदे के पास भी ये अकाउंट्स वगैरह पड़े होते हैं, एनी पार्टनर, अल्फाज कहां से शुरू हुए हैं, पार्टनर्स आर बाउंड टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स ऑफ द फर्म ट्रांजेक्शन टू एनी पार्टनर, चाहे वो नॉमिनल पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर है, डोरमेंट पार्टनर है, एनी, अच्छा इस तरह की बात करें ना, एनी पार्टनर या पार्टनर, ये वो सारी टाइप्स की बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखना है। जो बंदा भी लायबल है उसका ये भी हक है कि वो अकाउंट्स मांगे और उसके सामने आप अकाउंट्स रखें। यानी कि अब देखो ना, मैं अकाउंट्स के मामला देख रहा हूँ, आप बाकी सारे, आप चलो मैं, आप घर में हो, आप बिजनेस में इन्वॉल्व, मैं अकेला सारा बिजनेस संभाल रहा हूँ, मैं ही हिसाब किताब कर रहा हूँ। आप आगे हिसाब किताब मांग रहे हो, मैं कर रहा हूँ हिसाब किताब लेना है, कम दी वाली सारे कार बैठे रहने दें, मैंने हिसाब किताब दूंगा, ये गलत कर रहा हूँ। तो जो पार्टनर भी हिसाब किताब मांगे, चाहे वो नॉमिनल हो, चाहे वो घर बैठा हुआ स्लीपिंग हो, डॉर्मेंट हो, जो मर्जी हो, हिसाब किताब उसको देना होगा। उसका ड्यूटी टू प्रोवाइड फुल इन्फॉर्मेशन, कहता वो इन्फॉर्मेशन जिससे कारोबार इफेक्ट हो सकता है। अगर एक पार्टनर को इन्फॉर्मेशन मिले, बाकी पार्टनर्स को बताना उसकी ड्यूटी है। वो इन्फॉर्मेशन को अपने पास नहीं रखेगा जिससे कोई नुकसान हो सकता है फर्म का। उसके बाद ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर लॉस कॉज बाय फ्रॉड, अगर किसी पार्टनर के फ्रॉड की वजह से किसी थर्ड पार्टी का नुकसान हो जाए तो मेरे से याद रखना कि उस नुकसान को वो पार्टनर क्या करेगा, उसकी ड्यूटी है। अब देखना था, पहले इसकी थोड़ी सी बात समझ लो। ये मेरे से, ये दो पार्टनर है, ये मिस्टर जो बी है, इसने किसी थर्ड पार्टी के साथ फ्रॉड किया है। इसके फ्रॉड की वजह से फर्म को पे करना पड़ा उस बंदे को 2 लाख रुपया कंपनसेशन के तौर पे, इसके फ्रॉड की वजह से। ये जो इसका क्योंकि फ्रॉड था, देखो एक इंसानी गलती होती है, अगर कोई इंसानी गलती हो तो बाकी पार्टनर उसको, सारी फर्म उसको बर्दाश्त करती है कि भाई उसने कौन सा जान के किया है, नुकसान हो गया इसका। लेकिन मेरे बच्चे अगर कोई, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है फ्रॉड, एक है विलफुल नेग्लिजेंस। एक है फ्रॉड, एक है विलफुल नेग्लिजेंस। विलफुल नेग्लिजेंस से भी ज्यादा खतरनाक है फ्रॉड। विलफुल नेग्लिजेंस क्या है, एक बंदा जानबूझ के अपनी ड्यूटी सही पूरी ना करे जिससे फर्म का नुकसान हो। फ्रॉड का क्या है, आप किसी को धोखा दे रहे हो जानबूझ के। जब अगर किसी ने थर्ड पार्टी को धोखा दिया, उसकी वजह से फर्म को उसको कोई पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, कंपनसेशन देनी पड़ेगी थर्ड पार्टी को, ये जो फ्रॉड की अमाउंट होगी वही पार्टनर बर्दाश्त करेगा जिसने फ्रॉड किया है, बाकी पार्टनर इसको शेयर नहीं करेंगे। हाँ, थर्ड पार्टी को फर्म पे करेगी, लेकिन बाद में सारे पार्टनर किसकी तरफ देखेंगे, उस फ्रॉडी की तरफ, चल भाई हमारा हिस्सा निकाल, फ्रॉड में हिस्सेदार नहीं है तेरे, क्या रखोगे मेरा चुप। थर्ड पार्टी को फर्म कंपनसेट करेगी, लेकिन बाद में हम किसको पकड़ लेंगे, फ्रॉडी को। राइट्स एंड ड्यूटीज बाय कॉन्ट्रैक्ट, अब देखो मेरे ये राइट्स एंड ड्यूटीज बता रहे हैं जो आपस में बाय कॉन्ट्रैक्ट तय किए जाते हैं। ये जो बाय कॉन्ट्रैक्ट तय होते हैं, ये ड्यूटीज वो कंप्लीट हो गई मैंडेटरी ड्यूटीज मेरे बच्चे, वो मैंने आपको वैसे बता दिया कि वो मैंडेटरी राइट्स भी हैं अगर देखा जाए सात अल्फाज में। राइट्स एंड ड्यूटीज बाय कॉन्ट्रैक्ट, अब ये जो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं ये बाय कॉन्ट्रैक्ट तय हुई है। जो बाय कॉन्ट्रैक्ट तय हुई हो आप कॉन्ट्रैक्ट करके उनको चेंज भी कर सकते हैं। जस्ट एग्जाम्पल में आप देखते जाइएगा, कहते हैं कि वेरिएशन पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट। अब पहले तो यहाँ पे आई कि आपने बहुत दफा सवाल बनाया, अजीम कर लो मेरे, ये मिस्टर ए और मिस्टर बी, ये दोनों पार्टनर थे, दोनों ने आपस में तय कर लिया कि हम 50-50% के पार्टनर हैं, हम दोनों 50-50% के पार्टनर हैं। हुआ क्या, कहता है कि पहले साल ईयर एंड हुआ, प्रॉफिट आया, जो प्रॉफिट आया उसका मेरे बच्चे 70% रख लिया मिस्टर ए ने और 30% दिया उसने मिस्टर बी। मिस्टर बी ने कुछ नहीं कहा। फिर आगे मेरे से मामला अगले साल तक चला, फिर प्रॉफिट आया, उसने फिर 70% रख लिया और उसको दिया 30%। फिर आगे मामला चला, मान लो वो, उसने तीसरे साल आगे कहा ये क्या बकवास है यार, मुझे क्यों प्रॉफिट का हिस्सा कम क्यों दे रहा है, मुझे पूरा प्रॉफिट का हिस्सा दे। कहता हमारा तय इतना हुआ 70-30, कहता नहीं लिखा हुआ है 50-50%। अब मामला चला गया अदालत, तो अदालत ने वहां पे क्या कहा, बोला कौन जीतेगा वहां, यहाँ पे मिस्टर ए जीत जाएगा जो 70% ले रहा है, लेकिन सर वो लिखा हुआ था 50-50।
कहता उस लिखे हुए को आपने चेंज कर दिया इम्प्लॉयडली, यानी कि जब आप कई सालों तक आप कम प्रॉफिट एक्सेप्ट कर रहे थे तो आप इस नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऊपर इम्प्लॉयडली एग्री हो गए। अगर आप एतराज नहीं कर रहे तो ये इम्प्लॉयड एग्रीमेंट ही होता है मेरे बच्चे। तो इसलिए मेरे बच्चे याद रखना, ये जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लॉयड भी हो सकता है। और एक्सप्रेस किया हुआ एग्रीमेंट जो आपने खुद तय किया हो मैंडेटरी के अलावा, उसको इम्प्लॉयडली चेंज भी कर सकते हो, याद रखोगे मेरे बच्चे। और इम्प्लॉयड हुआ हुआ एक्सप्रेसली चेंज कर लो आप उसमें बैठ के, जैसे मर्जी चेंज हो सकता है मेरे बच्चे, याद रखोगे ना इस बात को, क्योंकि वहां पे देख रहे होते हैं आंखों में लिखी हुई बात कैसे चेंज हो सकती है, बेटा इम्प्लॉयडली लिखी हुई बात भी चेंज हो सकती है। खैर, तो वेरिएशन कैसे हो सकती है, कहते हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट जो आपस में किए हो वो कॉन्सेंट ऑफ ऑल पार्टनर, आप उसको क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। चेंज कैसे कर सकते हो, एक्सप्रेसली भी चेंज कर सकते हो और इम्प्लॉयडली भी। सिर्फ इस लफ्ज पे आई कैप ने ये सवाल बनाया है, जब भी ये सवाल आया इस तरह का, ये इस लफ्ज के ऊपर, क्या इम्प्लॉयडली कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो सकता है, बिल्कुल। बेटा एग्रीमेंट स्टैंड ऑफ ट्रेड, कहता है एक चीज देखना कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट जारी बात है, आप आपस में जो मर्जी तय कर लो। इवन आपस में यह भी तय किया जा सकता है कि कोई भी पार्टनर कोई भी कारोबार नहीं करेगा, वो भी तय किया जा सकता है। एक चीज देखना, बाय डिफॉल्ट पार्टनर कंपीटिंग बिजनेस नहीं कर सकते। हम सब लोग मान लो कि कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, कोई टेक्सटाइल में, तो हम में से कोई भी पार्टनर टेक्सटाइल का कारोबार नहीं करेगा बाय डिफॉल्ट, उसको मना है। अगर कंपीटिंग बिजनेस करना चाहता है तो बाकी पार्टनर से पूछ के कर सकता है, लेकिन एक पार्टनर बाय डिफॉल्ट कोई और कारोबार कर सकता है। अगर उस पार्टनर को कोई भी कारोबार करने से रोकना, तो फिर मेरे बच्चे उसके लिए आपको उसको बताना पड़ेगा। दोबारा देख रहा, कंपीटिंग बिजनेस कोई पार्टनर कर ही नहीं सकता एक्ट के मुताबिक। करना चाहते हो तो बाकी पार्टनर से पूछ लो, लेकिन अगर मेरे बच्चे कोई और कारोबार करना चाहते हो वो आपका राइट है, आप कर लो। लेकिन अगर किसी और कारोबार से भी रोकना है तो फिर एग्रीमेंट करना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप में राइट, ये इजाजत है कि आप किसी पार्टनर को कोई भी कारोबार करने से रोक सकते हो। अजीम कर लो मिस्टर ए और बी के दरमियान तय हुआ कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी तुम कोई भी कारोबार नहीं करोगे, जब तक मेरे साथ पार्टनर हो तुम कोई भी कारोबार नहीं करोगे, ये तय कर लिया उसने। उसके बाद मेरे बच्चे अज्यूम करो मिस्टर बी ने कहा कि ठीक है मैं कोई कारोबार नहीं करूंगा, इसके कान में किसी ने बात डाल दी, भाई ये तो एग्रीमेंट स्टैंड ऑफ ट्रेड होता है? कोई बंदा किसी को लॉफुल कारोबार करने से कैसे रोक सकता है? तू कर ले भाई, देख लूंगा वो क्या कर सकता है, मैं वकील हूं। उसने कहा कि देख ली, कहता देख लूंगा। लो भैया, उसने कोई कारोबार शुरू कर दिया कोई भी, ये चला गया अदालत में, सर ये देखे इसको रोके। तो मेरे अदालत ने उसको बुलाया, हाँ भाई तू कोई और कारोबार कर रहा है? उसका वकील आगे, सर जी सर कर रहा है कोई भी और कारोबार। तो यकीन करो इस वकील को चपेटे पड़नी है। तो कानून उसको बताएगा, अगर पार्टनरशिप में ये एक्सेप्शन है, भाई तू आधा वकील है, पार्टनरशिप में ये एक्सेप्शन है कि आपस में हम क्या कर सकते हैं, तय करके ये चीज डिसाइड कर सकते हैं कि हम में से कोई भी कोई और कारोबार नहीं करेगा। और अगर ये डिसाइड है तो ये कानूनी तौर पे इंप्लीमेंट भी होगा। नहीं ना, ये बात समझ आई? पार्टनरशिप में बाय डिफॉल्ट कौन सा कारोबार नहीं कर सकते, कंपीटिंग, कोई और कर सकते हैं। लेकिन किसी पार्टनर को किसी भी कारोबार से रोका जा सकता है, बिल्कुल, उसके लिए एग्रीमेंट करना पड़ेगा, याद रखोगे मेरे बच्चों। और वो बिल्कुल एग्रीमेंट क्या होगा, वैलिड होगा। तो एग्रीमेंट स्टैंड ऑफ ट्रेड वॉइड होते हैं, उसकी एक्सेप्शन हमने पढ़ी थी सेल ऑफ गुडविल, उसमें आपने ये भी एक ऐड रखना है। एग्रीमेंट स्टेट ऑफ ट्रेड में ये जो पार्टनरशिप है, ये भी मेरे वहां पे खुद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी आपको इशारा दे रहा है। इसे पेपर में अगर वो पूछ रहे एग्रीमेंट स्टेट ऑफ ट्रेड बताओ, इसकी एक्सेप्शन बताओ, तो आप एक एक्सेप्शन तो लिख रहे होंगे सेल ऑफ गुडविल, तो साथ ये भी ऐड कीजिएगा। तो बेटा राइट्स एंड ड्यूटीज रिलेटेड टू द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस चलाने के लिहाज से पार्टनर्स के आपस में क्या राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी। राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, भाई जिस पार्टनर, जो बंदा पार्टनर है आपका, स्वाय सब पार्टनर के, हर पार्टनर का राइट है वो बिजनेस के कंडक्ट में इन्वॉल्व हो सकता है। देखो खुद सोचो, एक बंदा लाइबल हो रहा है बिजनेस के लिए, चाहे घर बैठा लाइबल हो रहा है, उसका दिल नहीं करेगा ठीक है मैं जाकर बिजनेस के कंडक्ट में इन्वॉल्व होता हूँ, जब मैं घर बैठा भी लाइबल हो रहा हूँ। कानून ने बाय डिफॉल्ट हर पार्टनर को राइट दिया, अगर वो इन्वॉल्व होना चाहता है, बाकी पार्टनर उसको रोक ही नहीं सकते। लेकिन अगर रोकना चाहते हो तो एग्रीमेंट कर, एग्रीमेंट करके अगर वो घर बैठते तो ठीक है। अगर वो बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहता है तो कोई बंदा उसको वन साइडेड, उसको उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं रोक सकते, एग्रीमेंट करके रोक सकते हैं। अगर वो एग्री कर ले ठीक है मैं बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हूं, तो हर पार्टनर का, एवरी पार्टनर, और जब मैं बार बार कह रहा हूं एनी पार्टनर एवरी पार्टनर का मतलब क्या है, वो जितने टाइप्स पड़ी यहां, वही नॉमिनल पार्टनर जिसने आपको नाम दिया था, कल अगर बिजनेस की मैनेजमेंट में शामिल होना चाहिए ना, आप उसको रोक नहीं सकते, उसका हक है, उसको लाइबल भी तो हो रहा है। उसके बाद कहता है कि ड्यूटी टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटी, हर पार्टनर जिसको जो ड्यूटी मिलेगी उसे दिल लगा के वो काम करना। क्योंकि पार्टनरशिप में ये थोड़ा सा मोस्टली होता है कि चंद एक पार्टनर बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, दूसरे नहीं होते। जो चंद एक इन्वॉल्व में फिर अक्सर सोचना शुरू कर देते हैं हम सारी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, फिर वो नहीं कर रहे हम भी नहीं करते, वो कहते ना ये इजाजत नहीं।
जब आपने कोई ड्यूटी ले ली है तो फिर वो दिल लगा के पूरी करनी है। ये नहीं सोचना वहां पे कौन पार्टनर बीच में इन्वॉल्व है, कौन कम कर रहा है, कौन ज्यादा कर रहा है। तो फिर आपने अपना काम अपनी पूरी दिलजमी के साथ करना। उसके बाद राइट टू बी कंसल्टेड, ये चीजें मिल रही है ना सबको, है ना किताब में, राइट टू बी कंसल्टेड। अच्छा, फर्म के अंदर जब भी कोई फैसला करना होगा बाकी पार्टनर से मशवरा करके करना है। अच्छा देखो, मशवरा करना और रजामंदी फर्क होता है इनसे। अगर हम ये कहें कि जो भी फैसला करना है वो बाकी पार्टनर की रजामंदी से करना है, वो कुछ और मतलब होता है। यानी कि वो रजामंद होगा तो फैसला होगा, नहीं तो नहीं होगा। और जब हम ये कहते हैं कि जो भी काम करना है आपने बाकी पार्टनर के मशवरे से करना है, इसे उन्हें पूछना है रजामंदी है या नहीं, वो लेदा मामला है। सर अगर वो रजामंदी ना दी, उसने मशवरा कर रहे हो, आप उसे पूछ रहे चाहिए काम कर लें, वो कहता नहीं, तो फिर हम कहते भाई मेजोरिटी फैसले होंगे, फैसला तो होना है। यानी कि पार्टनर आपस में बैठे तो अगर तो या तो वैसे ही कंसेंसस से फैसला कर लें, अगर कंसेंसस ना हो रहा हो तो भाई मेजोरिटी फैसले होंगे, लेकिन बाकी पार्टनर से मशवरा करना जरूरी है। हाँ, आगे कुछ चीजें होंगी जो एक पार्टनर अपनी इंप्लाइड अथॉरिटी में कर सकता है। वो काम के लिए, वो जो काम आपकी इंप्लाइड अथॉरिटी में है उसके लिए आपको मशवरा करने की जरूरत नहीं है। वो वैसे ही बड़े बड़े काम नहीं है, वो छोटे छोटे काम है, वो काम आप कर सकते हो बगैर मशवरे के। लेकिन उसके अलावा जो मेन काम होते हैं उसके लिए मशवरा जरूरी है। जब मेन काम हो इसके अलावा तो उसके लिए मशवरा करो। फिर मशवरे में अगर कुछ मान रहे हो कुछ ना मान रहे तो फैसला कैसे होगा, बाय मेजोरिटी। लेकिन उसने कहा कि कुछ ऐसे काम है जहां पे सारे पार्टनर्स की रजामंदी जरूरी है, कंसेंट, मशवरा नहीं। फिर यहाँ पे कॉन्सेंट जरूरी है। जैसे अगर आप बिजनेस की नेचर चेंज करने जा रहे हैं, यानी क्या कारोबार ये बंद करके कोई और कारोबार करने जा रहे हैं, तो अगर बिजनेस की नेचर वगैरह चेंज होने जा रही हो, एक पार्टनर निकाल के कोई और ऐड कर रहे हो, कुछ इस तरह का मामला हो, तो मेरे बच्चे याद रखना, या कोई और पार्टनर को ऐड कर रहे हो, ये भी बिजनेस की नेचर चेंज करना ही है। अगर कोई भी मेरे बच्चे इस तरह के बड़े फैसले होंगे उसमें सारे पार्टनर्स की रजामंदी जरूरी है। ये लफ्ज याद रखिएगा। बिजनेस की नेचर चेंज हो रही होगी तो हम क्या करेंगे, सारे पार्टनर, एक भी पार्टनर अगर ना माना तो मेरे बच्चे वो फैसला नहीं हो। याद रखोगे इस बात को। तो बाकी फैसले कैसे होंगे, मशवरे से। और मशवरे में अगर कुछ ना मान रहे हो तो फैसला कैसे होगा, बाय मेजोरिटी। लेकिन जो काम सबकी कॉन्सेंट से चाहिए वो याद रखना मेरे बच्चों। राइट टू हैव एक्सेस टू द बुक्स, हर पार्टनर जो पार्टनर है उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बाकी बुक्स तक भी उसका राइट है, वो एक्सेस हासिल कर सकता है। खाली बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं होती मेरे बच्चे, फर्म में बाकी बुक्स भी होती हैं। कोई और भी कोई डेटर्स की लिस्टें होती हैं, कस्टमर्स की लिस्टें होती हैं, और इस तरह के बथेरे मामला होते हैं। तो मेरे बच्चे जितने भी बुक्स बन रही होंगे, रजिस्टर रजिस्टर बथेरे मेंटेन हो रहे होते हैं, हर पार्टनर का राइट है उस तक उसकी एक्सेस हो सकती है और हो। उसके बाद म्यूचुअल राइट्स एंड एबिलिटी। अच्छा, एक दूसरे के ऊपर राइट्स, ये बड़े पसंद आएगा। पार्टनर्स के एक दूसरे के ऊपर क्या राइट है, वो तो सिंपल हमने डिस्कस कर लिया ना, हर पार्टनर का, एक पार्टनर का यही राइट है। एक दूसरे के ऊपर क्या राइट होंगे, ये सबसे पहले रेम्यूनरेशन। सिनेरियो ऐसे बना देता है कि मान लो कि तीन पार्टनर हैं ए बी और सी। कारोबार संभाल रहा है मिस्टर ए, अकेला कारोबार संभालता है मेरे बच्चे, बाकी कोई यूएसए बैठा हुआ है, कोई दुबई बैठा हुआ है, और ये अकेला बंदा पाकिस्तान में कारोबार चला रहा है। और है भी मान लो कि कोई वर्कशॉप का कारोबार है, बेचारा सारा दिन तेल में काला रहता है। अब इसने क्या किया, इसने जब साल का हिसाब किताब उन्होंने मांगा, उनके सामने हिसाब किताब रखा। जब हिसाब किताब रखा तो हर महीने की इसकी 50,000 रुपया सैलरी भी थी। तो 50,000 रुपया इसने हर महीने की सैलरी भी चार्ज की हुई थी। बाकी पार्टनर इसको कहा कि भाई सैलरी किस चीज की, कहता है भाई आप लोग कोई यूएसए बैठा है, कोई कहीं पे बैठा है, अपना कारोबार चला रहे हो, तो मैं अपना घर बार कैसे चलाऊंगा, तो मैंने भी तो अपना घर बार चलाना है, तो मैं उसके लिए सैलरी ले रहा हूँ। बाकी पार्टनर कहते हैं कि तुम सैलरी नहीं ले सकते, ये कहता है मेरा राइट है। अब हमने कानून के मुताबिक फैसला देख करना होगा इनके दरमियान। कानून कहता है कि जब आप पार्टनर हो, किसी पार्टनर को बाय डिफॉल्ट सैलरी नहीं मिलती, चाहे वो बिजनेस में शामिल है, चाहे अकेला सारा बिजनेस संभाल के बैठा हो, चाहे जो मर्जी कर रहा हो, किसी पार्टनर को बाय डिफॉल्ट सैलरी नहीं मिलती, ना ही वो हकदार होता। हाँ, सैलरी ले सकता है अगर आपस में एग्रीमेंट हुआ हो, बगैर एग्रीमेंट के आपको सैलरी अलाउ नहीं होती, चाहे जितना मर्जी का। इसलिए एग्जांपल आपके सामने ये रखी ताकि एक ही बंदा सारा बेचारा वो काम कर रहा है, दिन रात खप रहा है, धूप में मर रहा है, 100 दफा उसको हार्ट अटैक हो गया, नवाज शरीफ ही समझो। हैं? अल्लाह माफ करे, उन्होंने बड़े बेचारे में हार्ट अटैक, अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे। हैं? नहीं नहीं, मतलब हदायत मांगा करो अपनों की, आप ये अपने हैं, जितने भी अपने हैं, जरा थोड़ा सा नहीं अपनों का, ये अपने हमें नहीं अपना समझते, वो लहदा मामला है तो अपने। कल सोमालिया के वो लोग इनको किडनैप कर ले, रास्ते में समुद्री रास्ते से जा रहे हो, तो हम इनके लिए दुआएं करेंगे, यार अल्लाह ताला करेंगे ये छूट जाए। ऐसे ही पता है सोमालिया वाले इन्होंने रास्ते से क्यों नहीं मिलते हैं, ले बड़ा घर वापस आओ, समुद्री रास्ते से आते जाते नहीं है, जहाजों से आते जाते हैं। लेकिन पैसा समुद्री रास्ते से जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग का सारा पैसा समुद्री रास्ते से भी जाता है, आपको पता है। वो दबा रहे हो।
हाँ, वो रास्ता सेफ है, वहां पे पता नहीं कौन मुहाफिज खड़ा हुआ है। ले बेटा वापस आओ। ये रेमुनरेशन की बात समझ आ रही? रेमुनरेशन की बात समझ आ रही कि किसी पार्टनर को बाय डिफॉल्ट कोई तनख्वाह, कोई रेमुनरेशन नहीं मिलती, सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सा, सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हाँ मिलेगा, लेकिन कब? अगर आपस में एग्री किया हो। उसके बाद कहते हैं कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। भाई सादी सी बात इसमें बताइए कि अगर कोई पार्टनर जितना प्रॉफिट का हिस्सेदार, आप भागे भागे आए, सर हमें भी पार्टनर बना लो। हमने कहा कि ठीक है, तू 20% का पार्टनर है। कहता ठीक हो गया सर। अच्छा इतनी बात हुई थी, लिखा भी हमने यही आपके नाम के सामने, आप 20% के हमारे पार्टनर हो। बाहर जाके लोगों को दिखा रहा है, भाई देख इनको गोली करवा दी, सिर्फ पार्टनर का, प्रॉफिट का पार्टनर लिखवा के आए हूँ अपने आप। इसमें अगर लॉस आ गया ना, मैं उसमें जिम्मेदार ही नहीं। ये जिम्मेदार है कि नहीं? क्योंकि लॉस लिखने की जरूरत नहीं होती, वो तो बदवा है ना, अल्लाह माफ करे। वो तो कहेंगे कहेंगे 20% प्रॉफिट और लॉस का हिस्सा। वो कहते हैं चुप चुप बोल यार, क्या बकवास कर रहा है, लॉस को गोली मार यार, लॉस का लफ्ज ही क्यों लिखना है हमें, प्रॉफिट ही कमाना है हमें। तो लॉस लिखने की जरूरत नहीं, वो बाय डिफॉल्ट होता है मेरे बच्चे। ले बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन एडवांस। मैंने आपको बताया था कि आई कैप इन दोनों सवालों को इकट्ठा करके पूछते हैं, और ये उसका पसंदीदा है इस चैप्टर के अंदर। हमने कहा था कि अज्यूम कर लो 3 पार्टनर है मेरे बच्चों, 3 पार्टनर हैं। इन तीनों पार्टनर ने 1-1 मिलियन बिजनेस में लगाया हुआ। अब ध्यान रखना मेरे बच्चे, चाहे इसके ऊपर टाइम लग जाए थोड़ा सा, समझना है। 3 पार्टनर और कितना कितना पैसा लगा रखा है? 1 मिलियन। अच्छा ये जो मिस्टर ए बी और सी, अच्छा सी ने ना 1 मिलियन है कैपिटल, 1 मिलियन का, लेकिन अभी इसका जो पेड है मेरे बच्चे वो है 6 लाख रुपया। 6 लाख इसने पे किया, और 4 लाख मेरे बच्चे अभी इसका पेबल है। 4 लाख रुपया पेबल है, ये स्टेटस है। 1 मिलियन का कैपिटल बनता था। अच्छा अज्यूम कर लो फर्स्ट ईयर हमारा एंड हुआ इनका, और क्या आ गया, बिजनेस में लॉस आ गया। जब लॉस आया तो मिस्टर सी वो आगे कह रहा है कि भाई प्रॉफिट का हिस्सा दो। वो कहते हैं प्रॉफिट तो है नहीं, लॉस है। कहते चलो लॉस नहीं तो फिर ऐसा कर लो, इंटरेस्ट ही दे दो, क्योंकि पैसा तो लगा हुआ है हमने 1 मिलियन ला के जो लगाया हुआ है, ऐसा कर लें उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे कर दें। अब वो कहते हैं इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा, क्योंकि हम तो सारे लोग बिजनेस के मालिक हैं, मालिकों को इंटरेस्ट तो नहीं मिलता, मालिकों को तो प्रॉफिट मिलता है, तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। वो कहता है कि ऐसा कर लो, लॉस तो अक्सर आ सकते हैं, तय कर लेते हैं कि इंटरेस्ट भी मिला करेगा। पैसा तो लगा हुआ ना हमारे कारोबार में, तो इंटरेस्ट भी तय कर लेते हैं। कहते हैं ठीक है, तय कर लेते हैं। इन्होंने आपस में एग्री कर लिया। इन्होंने एग्री कर लिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा, मान लो 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा, तय कर लिया इन्होंने। अब मेरे बच्चे अगले साल फिर लॉस आ गया, सेकंड ईयर में फिर लॉस आ गया। अब मिस्टर सी उनको कहता है कि चलो प्रॉफिट का हिस्सा। वो कहते हैं सर प्रॉफिट तो है नहीं, लॉस है। कहते चले फिर इंटरेस्ट तो पे करें ना। तो इन्होंने बताया उसको कि सर इंटरेस्ट भी तब मिलता है जब प्रॉफिट आया हो। यानी कि कानून ये दिमाग में याद रखिएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता, मिलता है अगर आपस में एग्री किया हो, और अगर आपस में एग्री भी किया हो तब मिलेगा अगर मेरे बच्चे प्रॉफिट आए। अगर लॉस आया हो तो तब भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता। क्या रखोगे मेरे बच्चे? ये 2 बातें तो हो गई इंटरेस्ट की। अब अगली बात मेरे बच्चे एडवांस का जो टॉपिक है अगला हमारा, उसको भी यहाँ पर मिक्स करते हैं। अज्यूम कर लो मेरे बच्चे, एक दिन क्या हुआ था, एक दिन मिस्टर सी इसी तरह इनका जो कारोबार था उसको एलडीए वाले सील करने आ गए। तो इसने क्या किया, उनका मान लो कि देना था कोई 3,75,000। वो 3,75,000 मांग रहे थे कि भाई ये पे करो। तो अब कारोबार बंद कर दिया उन्होंने, दफ्तर सील कर दिए। ये भागा गया अपने घर और ला के 3,75,000 दे दिया इसने, लाइबिलिटी पे कर दी बिजनेस की। ये लो पकड़ो। अब मेरे बच्चे क्या हुआ, अब साल एंड हुआ, अगला साल थर्ड ईयर एंड हुआ, थर्ड ईयर एंड हुआ, तो फिर लॉस आया। जब लॉस आया तो ना तो प्रॉफिट का हिस्सा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलना, क्यों, लॉस आया है। क्या मिस्टर सी को कुछ मिलेगा? क्या मिस्टर सी को कुछ मिलेगा? इसने फर्म की लायबिलिटी पे की हुई है। कम पे किया हुआ है। हाँ ये ध्यान रखना। हाँ, अगर कोई पार्टनर अपने कैपिटल के अलावा, जब उसका कैपिटल पूरा हो जाएगा, उसके ऊपर लाके फर्म की कोई लायबिलिटी पे करेगा, वो फर्म को एडवांस कंसीडर किया जाता है। फर्म के बिहाफ पे कोई खर्चा करे या फर्म की कोई लायबिलिटी पे करे, वो फर्म के लिए एडवांस कंसीडर किया जाता है, वो लोन के तौर पे ट्रीट किया जाता है। फिर उस पार्टनर को कुछ और तय ना हुआ हो तो बाय डिफॉल्ट 6% उसको इंटरेस्ट मिलेगा हर सूरत, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, कैपिटल के अलावा। यहां पे क्यों नहीं इसको मिलना? क्योंकि इसका कैपिटल भी 4 लाख कम था, ये तो अभी कैपिटल ही पूरा किया है इसने। लेकिन अब दोबारा इसको बनाओ, इसने भी अपना पूरा 1 मिलियन पे किया हुआ मेरे से, इसका 1 मिलियन भी पेड है। और इसने क्या किया था, 4 लाख रुपया लाके फर्म की लायबिलिटी पे की, इसी तरह एलडीए वालों को पे किया कि ये लो पकड़ो भैया, उनका पे करना था, इन्होंने लाके घर से पे कर दिया। इस साल मेरे से लॉस आया है,
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी डिसाइड हुआ 10%। बताएं क्या प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा? वो तो आया ही लॉस है। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? वो भी नहीं मिलेगा। क्यों? लॉस है। क्या कोई और अमाउंट मिलेगी किसी को? मिस्टर सी को मिलेगा कितना? 6%। अब जो 6% होगा मेरे बच्चे, ये एनुअल है। ये जो 6% कैसा है? ये एनुअल है, एनुअली। अब अक्सर क्या होता है, एक पार्टनर ने उसको मान लो कि जो पैसे दिए उसके हमने 2 महीने के बाद वापस कर दिए। ये पैसे हमने कितने दिन से बाद वापस किए उसको? 2 महीने के बाद। तो मेरे बच्चे इसके ऊपर हम क्या करेंगे? हाँ, मल्टीप्लाई बाय 6%, मल्टीप्लाई बाय 2/12। इस तरह करके आप उसकी इंटरेस्ट निकालें। याद रखोगे मेरे बच्चे? कोई और ना बताए इस तरह का महीने शीने, फिर बाय डिफॉल्ट हम यही समझेंगे पूरा साल है। तो 6%। नहीं नहीं, वो ये बाय डिफॉल्ट है। ये 10% तो जो मर्जी तय कर लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1%, 2%, 10%, 100% जो मर्जी तय कर लो। ये तो मामला साइड पे रखो। जो इंटरेस्ट ऑन एडवांस है, ये मेरे बाय डिफॉल्ट 6% है। लेकिन अगर आपने 1% तय कर लिया हो, या उसको ये तय कर लिया 0% पे, तो 0%, 1, 2, 4, 10, 15, 20 जो मर्जी तय कर। कुछ तय ना किया हो, एक फर्म, एक बंदा बिजनेस की कोई लायबिलिटी घर से लाके पे कर रहा हो कैपिटल के अलावा, कुछ भी तय ना किया हो, बाय डिफॉल्ट कानून ने उसको हक दे रखा है, उसको 6% उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करनी है। क्या लगता है मैं आपसे 10% चार्ज करूंगा, फिर 10% नहीं मिलेगा? नहीं, अगर उस वक्त एग्री करे, बाद में नहीं कहेगा मैं 15%। सैलरी वालों को पैसे दिए हैं। हाँ, उस वक्त गए, उस वक्त तय करेगा। 10% अगर तय कर लिया उस वक्त 10%। लेकिन जब पैसे दे रहे थे उस वक्त कहेगा नहीं 15% दो ना, वो 6% है बाय डिफॉल्ट। याद रखोगे? क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट तो उस वक्त हो गया था ना इसका, समझो लोन दे दिया इसने, जब वो पे किया उसको। कैपिटल में भी कुछ भी तय किया तभी उस पे भी 6%। नहीं नहीं नहीं, कैपिटल पे सिर्फ वो मिलेगा जो तय किया हो। बाय डिफॉल्ट तो मिलता ही नहीं ना कैपिटल पे। वो तय करने पे मिलता है। जब तय कर रहे होंगे तो या खाली ये तो नहीं तय करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेंगे। अगर परसेंटेज तय नहीं किया, ये तय तय तो पी के बैठे ना फिर। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होगा। ऐसा नहीं होगा, उसमें क्या करेंगे? वो तय करेंगे। परसेंटेज। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसाइड करें होंगे तो परसेंटेज भी तय करेंगे उसमें। यहाँ पे कानून चुप है उसके ऊपर, क्योंकि मिलती नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कानून इंटरेस्ट भी बता रहा हो तो मिलती को नहीं। कह रहा तभी मिलेगी अगर आपस में तय की होगी, और तय करोगे तो फिर भी कहते तब मिलेगी जब प्रॉफिट आएगा। उसकी कंडीशन ही बड़ी। तो वो मेरे बच्चे ऐसा, यहाँ पे पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ लो, कहीं पे 6% का जिक्र है। तेरी मेरे तो कोल बैठा कर रहे थे। बात समझ आ रही है कुछ? और समझ आ रही है कुछ कि नहीं? पक्की गाल। ये बड़ी अहम चीज है, बड़ी अहम चीज है मेरे बच्चों, ध्यान रखना। ये मैंने उसके साथ ही कवर कर दिया। लेकिन ये ध्यान रखना, पेमेंट आर एडवांस बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ कैपिटल। अगर कैपिटल भी पूरा नहीं हुआ और लाके आप एडवांस जमा करवा रहे हो ना मेरे बच्चे, अभी वो कैपिटल ही एडजस्ट होगा। उससे ऊपर जो अमाउंट पे करोगे फर्म की कोई भी लायबिलिटी बिजनेस के लिए, पूछने की जरूरत भी नहीं बाकी उससे। फर्म की कोई भी लायबिलिटी पे की वो फर्म की मान लो कि एडवांस कंसिडर हो, और फर्म क्या करेगी? बाय डिफॉल्ट 6% पे करेगी। यार कोई पूछना है सवाल कर लो मेरे। नहीं बेटा, राइट टू बी इंडेमनिफाइड। यार कहता है कि अगर इसी तरह ये बात आगे चल रही है मेरे बच्चे वहीं से ही। कोई भी पार्टनर जो फर्म के बिजनेस के लिए इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कोई भी एक्ट करे इन इमरजेंसी, फर्म को नुकसान से बचाने के लिए, कोई फर्म कोई लायबिलिटी पे कर दे, कोई भी इस तरह काम करे, तो उसको हम कंपनसेट करेंगे जो उसका नुकसान हो। उसी तरह की बात कर हैं, जैसे इमरजेंसी में अभी इमरजेंसी थी, बंद कर रहे हैं वो, तो उसकी लायबिलिटी पे कर रहा है, तो वो क्या करेंगे? हम उसको कंपनसेट करेंगे। और कंपनसेट कैसे करेंगे? उसका जो खर्चा होगा वो भी, और अगर कुछ तय नहीं हुआ 6% इंटरेस्ट। और सिर्फ इतनी बात हुई हुई है, इससे ज्यादा कुछ और नहीं है। ड्यूटी टू इंडेमनिफाई विलफुल नेग्लेक्ट, ये भी हमने डिस्कस किया था। अगर एक हर पार्टनर की कोई ड्यूटीज होती है, आपस में तय कर लेते हैं, जो बंदे काम कर रहे होते हैं, जो घर बैठा हुआ तो घर बैठा हुआ, जो काम कर रहे हैं उनकी कोई ड्यूटी होगी। जब हम किसी पार्टनर की कोई ड्यूटी लगा देते हैं, उस बंदे ने फिर वो ड्यूटी पूरी करनी है। ध्यान, अगर किसी ने ड्यूटी जानबूझ के पूरी ना की, उससे फर्म का नुकसान हुआ, मेरे बच्चे वो नुकसान को पूरा करेगा। मान लो कि हम शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं, मुझे आप लोगों ने कहा कि राणा साहब आपने क्या करना है, इस हफ्ते में ये फलानी कंपनी के शेयर सेल कर देने। तो क्योंकि ये शेयर्स आगे गिरने की चांसेस हैं, इसकी वैल्यू, आपने इस सैटरडे तक शेयर्स को सेल कर दिया। मेरी ड्यूटी लगा दी, मैंने कहा ठीक हो गया। अब वो थर्सडे फ्राइडे को शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही थी, मैंने कहा कि भाई ये पागल है ये तो और बढ़ेगी अभी वैल्यू। मैंने नहीं सेल किया। अब सैटरडे को धड़ाम से शेयर्स की वैल्यू गिर गई और फर्म को 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। ये क्या है? ये मेरी ड्यूटी है अब नुकसान को पूरा करो, क्योंकि उन्होंने कहा था। फिर ये नहीं सोचना आपने है, वो होता ना कि चावलों का कारोबार कर रहे थे, हैं, उन्होंने कहा था सारा सामान उठा के ये गोदाम ए में रखना है, एक पार्टनर की जिम्मेदारी लगा दी है। तो उसने कहा कि गोली मारो गोदाम ए में, क्यों हम गोदाम बी में रखेंगे।
है। और गोदाम बी में मान लो कि सारी छत खराब थी, उसने कहा कौन सी बारिश होनी है फलाना, वो रात को बारिश हुई सारा खराब हो गया, ये भी मेरे बच्चे उसकी विलफुल नेग्लिजेंस हो। जैसे हमने एग्जांपल ली थी कि मान लो कि हम पुरानी गाड़ियों का कारोबार करते हैं और आपने मेरी जिम्मेदारी लगा रखी है कि राणा साहब आप पुरानी गाड़ी खरीदेंगे, हैं, बाकी आप मरम्मत करके हम बेचते हैं, मेरी खरीदने की मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन क्योंकि पुरानी गाड़ियां खरीदते हैं, इसलिए राणा साहब खरीदते वक्त बड़ी एहतियात करनी है, आपने तसल्ली से चेक करने के बाद खरीदनी है। मैंने कोई गाड़ी खरीदी और उसकी ज्यादा तहकीक नहीं की, तो मेरे बच्चे वो मैंने कहा कि कोई नहीं बस भेज दो, किसी ने कहा कि गाड़ी है, मैंने कहा भेज दो, तसल्ली नहीं की मेरे बच्चे। जब वो गाड़ी आई तो उसका कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ हुआ था, तो फर्म को 4 लाख रुपए का नुकसान हो गया, क्योंकि मैंने बगैर चेक किए खरीदी, जो मेरी ड्यूटी थी वो पूरी नहीं की, तो फर्म का जो नुकसान होगा वो क्या करूंगा, पूरा करूंगा। ड्यूटी टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट ड्राइव, इसको देखो मेरे बच्चे, कहते हैं अगर कोई पार्टनर, ये हमारी फर्म है, हम कोकोमो बना के बेचते हैं। कहता है कि अगर कोई पार्टनर फर्म के साथ ट्रांजैक्शन करके, इसने क्या किया, इसने फर्म के साथ ट्रांजैक्शन करके, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, फर्म ने कहा कि भाई आगे गर्मी आ रही है, एसी चाहिए, इसको कहा कि भाई ले आओ कोई सेकंड हैंड एसी, इसने घर का ही अपना एसी ला के, मान लो कि 40,000 का एसी इसने फर्म को 65,000 का बेच दिया और 25,000 कमा लिया, फर्म के साथ ही ट्रांजेक्शन करके। या तो पूछ लेता उनसे, इजाजत लेता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बगैर उनसे पूछे पछाए इसने फर्म से ट्रांजेक्शन की, कोई चीज बेची और 25,000 कमा लिया, फर्म के साथ ट्रांजेक्शन करके या फर्म की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके। मेरे बच्चे गाड़ी इसको दे रखी है फर्म ने कि भैया ये फर्म के काम के लिए है, और इसने मेरे बच्चे इन ड्राइव पे लगाई हुई, उसे कमाता है, तो इसने फर्म की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके मान लो 40,000 रुपया वहां से कमाया हुआ, या फर्म का नाम इस्तेमाल करके, या बिजनेस कनेक्शन लफ्ज बोल दो, या फर्म का नाम इस्तेमाल करके किसी ने कोई प्रॉफिट कमा लिया। ये कैसे, ये मान लो कि हमारा ये जो हम कोकोमो बना के बेचते हैं, हमारा चॉकलेट का एक सप्लायर है, ये गया उसके पास पार्टनर, उसको जाके कहा कि भाई ये हम उससे उधार खरीदते हैं, कोई 2-4 महीने के उधार के ऊपर चॉकलेट उठाते हैं, तो ये गया कि बिजनेस के लिए चॉकलेट दे दो, उधार पे इसने चॉकलेट उठाई, मार्केट में बेची और इसके पैसे वापस कर दिए, और बाकी पैसे उसने अपनी पॉकेट में रख लिए। वो बंदा ना देता इसको, अगर उसको पता होता ये पर्सनल खरीद रहा है, वो तो बिजनेस का लिहाज से बिजनेस ताल्लुक होता है, तो उसने बिजनेस का कनेक्शन इस्तेमाल करके, बिजनेस का नाम इस्तेमाल करके ये ट्रांजैक्शन की, तो यहां पे मेरे बच्चे इसने जो भी कमाया होगा वो भी किसका है, फर्म का है। तो 3 चीजें हैं, कह रहे फर्म का नाम इस्तेमाल करके, फर्म की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके, फर्म के साथ ट्रांजैक्शन करके। जैसे हमने कहा था कि फर्म ने आपको गोदाम बना के दिया हुआ कोई सामान वामान रखने के लिए, तो आपने क्या किया, उसको रेंट पे दिया हुआ, तो आप प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके कुछ कमा रहे हो, हैं, या मान लो कि उसके आधे हिस्से में गेमें रखी हुई, बस सारे मोहल्ले के बच्चे खेलते हैं वहां, कुछ भी इस तरह का हो सकता है। लो बेटा, ड्यूटी टू नॉट कम्पीट विद द बिजनेस ऑफ द फर्म, किसी भी पार्टनर की बाय डिफॉल्ट ड्यूटी है कि फर्म के साथ कंपीट नहीं करेगा। कंपीट करने का मतलब क्या है, सिमिलर कारोबार नहीं करेगा। कंपीट करने का मतलब क्या है, सिमिलर कारोबार नहीं करेगा, कोई और कारोबार कर सकता है, हाँ पार्टनर को कोई और कारोबार करने से भी रोक सकते हैं बाय एग्रीमेंट, तो कोई पार्टनर बाय डिफॉल्ट सिमिलर कारोबार नहीं करेगा। अब हुआ क्या मेरे बच्चे, अज्यूम कर लो एक पार्टनर था मिस्टर ए, मेरे बच्चे इसकी कोई भी वर्कशॉप थी, इसकी कोई भी वर्कशॉप थी, और ये वर्कशॉप चला रहा था 2010 से। अच्छा 2015 में जाके इसने क्या किया, 2015 में, और यहां तक 2010 से लेकर 15 तक मेरे बच्चे इसने क्या किया, अज्यूम कर लो 7 मिलियन प्रॉफिट कमाया इस वर्कशॉप से। अच्छा 2015 में मिस्टर ए ने क्या किया, एक पार्टनरशिप कारोबार शुरू कर दिया वर्कशॉप का अलहदा से मिस्टर बी के साथ मिलकर। लेकिन मिस्टर बी को ये नहीं बताया कि उसका अपनी वर्कशॉप अलहदा चल रही है, उसे मिस्टर बी के साथ वर्कशॉप का कारोबार शुरू कर लिया और अपना कारोबार भी कर रहा है। मेरे बच्चे अगले मान लो कि 2024 तक इन्होंने, ये जो मिस्टर ए है इसने अपनी जो वर्कशॉप चल रही थी, मान लो उससे यहां तक इसने कमाया था 7 मिलियन, और इससे आगे मेरे बच्चे अज्यूम कर लो इसने कितना कमाया, इसने कमाया 9 मिलियन, तो टोटल इसने कमाया अभी कितना कमाया हुआ है, 16 मिलियन। उसके बाद कहीं मिस्टर बी को पता चल गया इसकी अपनी वो चल रही है वर्कशॉप, उसने उसको कहा कि भाई वो प्रॉफिट का हिस्सा जो कमाया हुआ है वो दे मुझे, क्योंकि कंपनी बिजनेस तो आप कर नहीं सकते, प्रॉफिट का हिस्सा लाके फर्म को दो। तो मेरे से आप बताओ कितना प्रॉफिट का हिसाब मांग सकता है मैं सभी उससे, 9 मिलियन, 7 मिलियन या 16 मिलियन? 7 मिलियन क्यों नहीं मांग सकता, उस वक्त कंपीटिंग नहीं थी, सिमिलर कारोबार था ही नहीं उस वक्त। जब का सिमिलर कारोबार था चाहे 100 साल चलता रहे, 100 साल बाद किसी पार्टनर को पता चल जाए तो वो 100 साल का प्रॉफिट का हिस्सा मांग सकता है फर्म के लिए, क्योंकि ये फर्म का है। याद रखोगे, फर्म को मिलेगा, फर्म उसको जैसे पार्टनर्स को मिलता है वैसे डिवाइड करेगी। लो बेटा,
राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आफ्टर ए चेंज ऑफ फर्म, इसको भी जरा देखिएगा मेरे से, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अज्यूम कर लो मिस्टर ए और मिस्टर बी ये दोनों पार्टनर थे, और मेरे से ये पार्टनरशिप थी, अज्यूम कर लो 5 साल के लिए, 5 साल के लिए इन्होंने ये पार्टनरशिप की थी। अच्छा 5 साल पूरे हो गए, इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, और ये 50-50 के पार्टनर थे, इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं ये पार्टनरशिप आगे भी कंटिन्यू रखते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक हो गया। जब आगे ये बिजनेस चला, साल के बाद प्रॉफिट आया, तो मिस्टर ए ने मेरे से 60% रख लिया और मिस्टर बी को 40% दिया। वो कहता क्यों, ये क्या किया तुमने? कहता वो तो जो हमारा 50-50% तय हुआ था वो तो पहले 5 साल तक का था ना, अब तुम आगे आ गए, अब मैं 60% लूंगा तो ये 40% दूंगा, मैं ज्यादा काम करता हूँ फलाना फलाना। तो कानून बीच में आ गया, कानून कहता है कि अगर इस तरह बिजनेस चेंज हो रहा हो, जो पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज पहले होते हैं चेंज से, वो ही बाद में रहेंगे, अनलेस के नया एग्रीमेंट ना कर लिया जाए। क्या रखोगे मेरे से, या तो तय कर लेते वो, अगर तय नहीं किया तो जो राइट्स एंड ड्यूटीज पहले थी वो ही बाद में रहेंगे। सेम मेरे मिस्टर ए और बी दोनों पार्टनर थे, बराबर के पार्टनर है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, कुछ अर्से बाद मिस्टर सी को पार्टनर बना लिया। जब मिस्टर सी को पार्टनर बना लिया, मिस्टर ए ने उसके बाद भी 50% प्रॉफिट का हिस्सा लिया, 25% इसको दे दिया, 25% इसको दे दिया। मैं कहता ये क्या है, वो कहता है कि भाई पार्टनर वो उसको दिया 25%, आपके कहता तो हम तो दोनों बराबर पार्टनर थे ना, तो उसको ऐड किया था तो बाय डिफॉल्ट वो बराबर होना चाहिए था। कहता वो तेरे साथ बराबर है, मेरे साथ बराबर नहीं, ऐसे थोड़ी होता। कहता कि अगर आप इस तरह कोई चेंज हुआ हो कि पार्टनर आपने ला के ऐड किया हो, कुछ और तय ना किया हो, तो वो भी आपके साथ इक्वल प्रॉफिट का हिस्सेदार है, जैसे पहले आप थे। तो मेरे से यहाँ पे तीनों को 33% ही प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा होगा। क्या रखोगे मेरे से? तो ये छोटी छोटी बातें मेरे से इंतहाई अहम। कहता कि राइट्स एंड ड्यूटी सेम रहेंगी जिस तरह इमीडिएटली बिफोर चेंज थी। कब? व्हेन ए चेंज अकर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, जैसे कोई नया पार्टनर आए या पार्टनर जाए, जो पार्टनर के आने या जाने से पहले जो राइट्स एंड ड्यूटीज थी पार्टनर्स की, वही बाद में भी रहेगी। या मेरे बच्चे एक खास टाइम के लिए हमने फर्म बनाई थी, उसके बाद भी अगर हम फर्म कंटिन्यू रखें, तो जब वो वक्त पूरा हुआ था पहला, उस वक्त राइट्स एंड ड्यूटीज थी वो बाद में वही रहेंगी। और मेरे बच्चे अगर मान लो कि एक पार्टनरशिप किसी एक कारोबार के, जैसे हम गवर्नमेंट की बात करें, आप सब गवर्नमेंट के पार्टनर थे, जिम कर लो। अब गवर्नमेंट, आप पहले बेकरी चला रहे थे, बाद में आपने फर्नीचर शुरू कर दिया, तो जो आपका राइट्स एंड ड्यूटीज मान लो कि प्रॉफिट का हिस्सा बेकरी में है, वो सेम किस में रहेगा, वो फर्नीचर में भी रहेगा, सेम न्यूज चैनल में, सेम बाकी जगहों में, अनलेस के कोई कारोबार शुरू करते वक्त उसमें कुछ अलग चीजें तय न करें। क्या रखोगे मेरे बच्चों, ये बड़ी अहम। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, कहना पार्टनरशिप प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? भाई 4 चीजें आती है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के अंदर, इसको समझाने के लिए याद करें, हमने डिस्कस किया था। ये पार्टनर, 3 पार्टनर है, मिस्टर ए बी सी, ये कारोबार करने जा रहे थे। इन्होंने आपस में तय किया कि सारे लोग 1-1 मिलियन कंट्रीब्यूट करेंगे कैपिटल के तौर पे। मिस्टर ए ने कहा कि सर मेरे पास ये 1 मिलियन की दुकान है, 1 मिलियन की दुकान है, ये 1 मिलियन की जगह पे ये दुकान रख रहे हैं, ऑफिस बनाएंगे हम। उन्होंने कहा कि ठीक हो गया। मिस्टर बी मेरे से कैश ले आया, हमने क्या किया, उस कैश से इसमें यहाँ पे कारोबार शुरू कर दिया 1 मिलियन से। मिस्टर सी कैश लेकर आ गया, हमने कहा कि अभी पैसों की जरूरत तो है नहीं अब मजीद बिजनेस में। मिस्टर सी से पैसे पकड़ के हमने फर्म के नाम पे कहां पे रखवा दिए, बैंक में। अज्यूम कर लो ये हमारा आ गया कैपिटल। कहता को कोई कुछ अर्सा गुजरा, कुछ अरसे के बाद इस दुकान की कीमत चली गई मान लो 2.5 मिलियन। मिस्टर ए ने बाकी पार्टनर को बुलाया, कहता इधर आओ। कहता कि सबने कितना कितना कैपिटल लेकर आना था? कहते 1-1 मिलियन। कहते दुकान कितने की है? कहता कि आज 2.5 मिलियन होगी। कहता ये जो ऊपर का 1.5 मिलियन है ये किसका है? ये तो मेरा है, ये मुझे दो, क्योंकि 1 मिलियन कंट्रीब्यूट करना था, तो ऊपर तो मेरा बनता है। तो वो कहते हैं ठीक हो गया, फिर ऐसे तो काम नहीं चलता। उन्होंने कहा कि अच्छा ये कारोबार किससे चला रहे थे? मिस्टर बी ने बोला तेरे पैसों से। तो इस कारोबार की वर्थ क्या है? कहता 5 मिलियन। कहता ऊपर का 4 मिलियन किसका है? वो उधर से वो भी बोला, वो कहता वो बैंक में जो पैसे पड़े 1 मिलियन मेरा था, है उसमें मान लो कि 20% इंटरेस्ट थी, ऊपर का जो 2 लाख वहां पे पड़ा है वो किसका है? वो भी फिर मेरा है। तो स्यापा नहीं पड़ गया यहाँ पे, कानून बीच में आ गया। कानून कहता है कि भाई जो प्रॉपर्टी ओरिजिनली फर्म में लेकर आते हैं वो फर्म की होती है, उसके बाद उसमें जो भी राइट और इंटरेस्ट क्रिएट होते हैं, मतलब जो इजाफा होता है वो भी फर्म का होता है। 2 पॉइंट तो ये है, जो शुरू में लेकर आए और बाद में जो इजाफा हुआ, ये दोनों किसके हैं? फर्म के हैं। उसके बाद तीसरे पॉइंट पे क्या है? फर्म की प्रॉपर्टी से आगे कुछ भी बनाओ, फर्म के पैसों से आगे कुछ भी खरीदो, वो फर्म का होता है, अनलेस के कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर। उसके ऊपर आई कैप सवाल बना था, वो भी देखेंगे। तीसरा पॉइंट हो गया, सादी सी बात, फर्म की प्रॉपर्टी क्या चीज कहलाती है? जो पैसा जो ओरिजिनली कैपिटल के तौर पे लेकर आए, उसमें जो इजाफा हुआ। तीसरे नंबर पे जो भी फर्म की प्रॉपर्टी से जो भी आगे चीज बनाई वो भी फर्म की। और चौथे नंबर पे जो गुडविल होती है, किसी एक पार्टनर की नहीं होती, वो भी पूरी फर्म की होती है। तो फर्म की प्रॉपर्टी में 4 चीजें हैं, शुरू में लेकर आया हुआ पैसा, उसमें इजाफा, फर्म की प्रॉपर्टी कैश से आगे कोई चीजें मजीद आपने खरीदी,
और चौथे नंबर पे गुडविल, ये फर्म की होती है। लेकिन एक चीज मेरे बच्चे आई कि आपको बड़ी पसंद है ये वाली, कहता है कि अनलेस कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर, फर्म की प्रॉपर्टी से, अगर फर्म के पैसे से, फर्म की मनी यूज करते हुए अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी है तो फर्म की होती है, अनलेस कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर। अब अनलेस कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर में वो क्या कहता है, अज्यूम कर लो, कहता है मिस्टर ए, इसने फर्म के गले से, ये अकाउंटेंट है, पार्टनर भी है, इसने गले से मेरे बच्चे 1 लाख रुपया उठाया, कहते हैं इसने जाके स्टॉक चेंज पे शेयर्स खरीद लिए उसके, उन शेयर्स को उसने 1.5 लाख रुपए का बेचा, 1 लाख रुपया गले में वापस रख दिया और 50,000 उसने अपनी पॉकेट में रख लिया। तो बाकी पार्टनर्स को पता चल गया, उन्होंने मांग लिया, वो कहता है वो तो मैंने कमाया, ये किसकी है मेरे बच्चे ये कमाई, ये फर्म की। अच्छा लॉस हो जाए तो मेरे बच्चे वो फर्म का नहीं होता, सिर्फ बेनिफिट की बात हो रही है यहाँ पे। अगर लॉस हो जाता है इसको, वो एक ही जिम्मेदारी, गले में पूरा 1 लाख वापस आना चाहिए, अगर फायदा हुआ हो तो फायदा भी सारा वापस आना चाहिए, याद रखोगे। अब अगली बात मेरे बच्चे, अगली दफा कहता है कि अगर इसकी इरादा कुछ और होता, उसे एग्जाम्पल दे दी, उसमें एग्जाम्पल को याद रखिएगा। कहता है इसने क्या किया, गले से 1 लाख रुपया लिया, लेकिन अपने आप को जो डेटर्स की, जो डेटर्स का रजिस्टर था उसमें अपने आप को डेटर के तौर पे लिख दिया, मैं डेटर मकरूज में उधार ले रहा हूं, उसे ये मेंशन कर दिया। और उससे जो खरीदा वो कहता है कि यहाँ पे इसकी कॉन्ट्रेरी इंटेंशन है,